नमस्कार, मैं रुद्र दिवाकर पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका रुद्रा ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे थे क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अर्थात वंशागति का आणविक आधार, जिसमें हमने डीएनए की संरचना और डीएनए के कार्य तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे आरएनए की संरचना और आरएनए के कार्य तथा आरएनए के विभिन्न प्रकारों को अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा, क्योंकि आरएनए से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राइबो न्यूक्लिक अम्ल, जिसे हम कहते हैं आरएनए। तो पहला पॉइंट आपको यही लिखना है एग्जाम में कि आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अधिकतर जो सामान्यतः जीव होते हैं उन सब में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। आगे की वीडियोज़ में हम ये भी जानेंगे कि आखिर डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ क्यों है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ क्यों नहीं है। एनसीईआरटी में इसको डीएनए बनाम आरएनए करके मेंशन किया गया है, जिस पर वीडियो आपको मिलने वाली है, तो वो भी आप कंप्लीट देखिएगा, जिससे आपको ये जानकारी ज़रूर मिल जाएगी कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ क्यों है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ क्यों नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर जो जीव होते हैं उनमें डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, जबकि कुछ वायरस जो होते हैं उनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो कुछ वायरसों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ना होकर के आरएनए होता है, या केवल एक श्रृंखला के बने होते हैं, अर्थात जैसे डीएनए द्विश्रंखलित होता था और ये कैसे हैं, एक श्रृंखला के बने होते हैं। इसे क्या कहते हैं, पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। वहाँ पर उसको क्या कहते थे, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बोला जाता था। यहाँ इसको कहते हैं पॉलीराइबो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। इसके न्यूक्लियोटाइड में राइबोस शर्करा होती है और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उसके रूप में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थाइमिन के स्थान पर इसमें यूरेसिल पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें यूरेसिल होता है जो कि अधिक सक्रिय होता है थाइमिन के स्थान पर, और इसीलिए जो डीएनए होता है वो कम सक्रिय होता है, जबकि जो आरएनए होता है वो अधिक सक्रिय होता है। और जब अधिक सक्रिय होगा तो इसमें उत्परिवर्तन अधिक होते रहते हैं, और इसीलिए ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में बड़े बड़े जीवों या कह सकते हैं मेनली सभी जीवों में ये नहीं पाया जाता है। चलिए हम राइबोस शर्करा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाए राइबोज और डीऑक्सीराइबोस शर्करा में अंतर, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा जानने के लिए आप डीएनए वाला पार्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चैनल पे प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। राइबोस शर्करा का अगर आप फिगर देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये पेंटोस शुगर होती है, अर्थात इसमें 5 कार्बन होंगे और बाकी स्ट्रक्चर तो सेम है। यहाँ पर उसमें आपने देखा होगा एच लगा होता है, जबकि यहाँ पर लगा होता है डीऑक्सीराइबोज में एच, और यहाँ पर भी लगा होता है एच, जबकि इसमें यहाँ पर इस पोजीशन में OH लगा होता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। वहाँ पर इस जगह क्या मिलेगा आपको, एच मिलेगा डीऑक्सीराइबोस शर्करा में, और राइबोस शर्करा में यहाँ पर OH है। चलिए आरएनए के प्रकार समझ लेते हैं, और ये बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो भौतिक लक्षणों तथा कार्यों के आधार पर आरएनए को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है। ऐसे PDF क्लासेस हो सकता है आपको अधिक समझ आती होंगी, क्योंकि इससे क्या है, प्रत्यक्ष आपको रिटेन रूप में भी मिल रहा है और मैं समझा भी रहा हूँ, तो दिमाग में आपके जल्दी फिट हो जाएगा, क्योंकि इनसे टॉपिक आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और मैंने ये भी बताया है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखा करें। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ और जैसा भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसका सोल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। तो आरएनए मेनली 2 प्रकार के होते हैं, आनुवांशिक आरएनए जिसको जेनेटिक आरएनए कहते हैं, और अनआनुवांशिक आरएनए अर्थात नॉन जेनेटिक आरएनए। आनुवांशिक आरएनए क्या होते हैं, तो अधिकांश पादप विषाणु तथा जीवाणु भोजी, जिसको बैक्टीरियोफेज कहते हैं, में आरएनए जो होता है वो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इनमें डीएनए नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है, जबकि जो अनआनुवांशिक होते हैं आरएनए वो हम सब में पाए जाते हैं, अर्थात किसमें, यूकैरियोटिक जीवों में पाए जाते हैं। तो लगभग समस्त यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जीवों में आनुवांशिकी का नियंत्रण डीएनए द्वारा होता है तथा आरएनए इस प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करता है। जो अनआनुवांशिक आरएनए है, बात समझिएगा, जो अनआनुवांशिक आरएनए अर्थात ये
आनुवांशिकी के लिए सहयोगी तो होगा, लेकिन आनुवांशिक पदार्थ यह नहीं होगा और सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जो नॉन जेनेटिक आरएनए होता है वो 3 प्रकार का होता है। चलिए उन तीनों प्रकार को अच्छे से समझते हैं। तो पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार है संदेशवाहक आरएनए। संदेशवाहक आरएनए को मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए, और इसे एमआरएनए भी बोला जाता है। यह राइबोसोम की सतह पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं तथा डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक संदेशों को कोडान के रूप में केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पहुंचाते हैं। एक बार फिर से समझा देते हैं। यह राइबोसोम की सतह पर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। अब कैसे सहायता करते हैं ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को समझेंगे, तो वहाँ देखेंगे कि एमआरएनए कैसे सहायता करता है। यह डीएनए में उपस्थित आनुवांशिक संदेशों को, जो आनुवांशिक संदेश हैं या हम कह सकते हैं जो आनुवांशिक सूचनाएं हैं, उनको किस रूप में? कोडान के रूप में केंद्रक से कोशिका द्रव्य में पहुंचाता है। यह कुल कोशिकीय आरएनए का 3 से 5% होता है, अर्थात बहुत कम होता है। इसकी संरचना ऐसी होती है, और इसकी संरचना आप ज़रूर एक बार फिगर ड्रा कर लें। ये 5' सिरा है और ये 3' सिरा है। यहाँ आप इसको कैप बोलते हैं। ये कूटित खंड है और ये अकूटित खंड है। ये अकूटित खंड है और ये बहु एक खंड है। इसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या हमने लिख दिया है। आरंभन कोडान जो होता है, कोडान जेनेटिक कोडान आगे आने वाला है, उसमें बहुत अच्छे से जेनेटिक कोडान बताएंगे। तो आरंभन कोडान होता है AUG, एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन, और ऐसे ही UAA, UAG, UGA ये होते हैं समाप्तन कोडान। अर्थात इनसे क्या हो जाती है, जब ये कोडान पहुंचते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जो है रुक जाती है, जबकि आरंभन कोडान जब पहुंचते हैं तभी ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो जो प्रोटीन संश्लेषण आप पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि एमआरएनए क्या है और यह किस प्रकार होता है। नेक्स्ट है राइबोसोमल आरएनए, इसको आरआरएनए बोलते हैं। यह कुल कोशिकीय आरएनए का लगभग 80% होता है, मतलब मैक्सिमम पार्ट आरएनए का आरआरएनए ही होता है। इसके द्वारा संरचनात्मक एवं उत्प्रेरणात्मक भूमिका निभाई जाती है। इसकी संरचना आप ऐसे समझ सकते हैं, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार होती है, और इसको आप स्ट्रक्चर अच्छे से बना लीजिएगा। और ये देखिए, ये स्ट्रक्चर आप ऐसे बनाएंगे, ये देख रहे हैं, ये देखिए बन गई है ना। इसको ऐसे घुमा करके ऐसे घुमाइएगा, और इसके बाद ऐसे ऐसे बनाते हुए आप चले जाएंगे। फिर यहाँ से वापस ले आएंगे, ले आइए, ये देखिए, ये ऐसे ऐसे करते हुए बना देंगे। और अंदर की ओर क्या लगे हुए हैं, ये क्षार लगे हुए हैं। ये युगल क्षार, अर्थात ये पेयरिंग हो चुकी है, जबकि ये नॉन पेयर बेसेस हैं, क्योंकि इनकी जो क्या कहते हैं पेयरिंग है वो नहीं हो पाई है। ये कुंडलित खंड है, जबकि ये अकुंडलित खंड है। क्लियर है? ये कैसा है? अकुंडलित खंड है। तो आगे बढ़ते हैं, और ये थी आरआरएनए की संरचना। अब बात करते हैं स्थानांतरण आरएनए अर्थात ट्रांसफ़र आरएनए के बारे में। तो यह कुल आरएनए का लगभग 10 से 17% होता है। 3 से 5% होते हैं एमआरएनए, और आरआरएनए होते हैं 80% लगभग, और 10 से 17% होते हैं टीआरएनए। इनका मुख्य कार्य एमिनो अम्लों के अणुओं को पकड़ कर क्या साथ में लेकर के आते हैं राइबोसोम पर लाना, तथा संदेशवाहक आरएनए अर्थात एमआरएनए अणुओं की सहायता से इन्हें जोड़कर प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना है। इनकी संरचना को क्लोवर लीफ मॉडल द्वारा व्यक्त किया जाता है। चलिए क्लोवर लीफ मॉडल द्वारा इसका फिगर देख लेते हैं। तो ये है इसका फिगर। यहाँ पर एमिनो अम्ल बंधन स्थल होता है, ये संग्राहक स्थल होता है, इसे T-C बोलते हैं। और ये राइबोसोमल पहचान स्थल है, यहाँ से राइबोसोम की पहचान होगी। ये डी भुजा है, इसको परिवर्ती भुजा बोलते हैं। और ये एंटीकोडान भुजा है, और ये एंटीकोडान स्थल है जहाँ पर GAA कोडान्स लगे हुए हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि जो डी है, डी का अर्थ होता है डिहाइड्रो यूरिडीन, जो डी भुजा थी, और साई का अर्थ होता है स्यूडो यूरिडीन, जबकि सी का अर्थ साइटोसिन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये टीआरएनए की संरचना हो गई। अब बात करते हैं, अगले वीडियो में बात करेंगे, और वो होगी
आनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपयुक्तता डीएनए बनाम आरएनए। तो आई होप डीएनए और आरएनए आप दोनों बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। बात करें अगर कि आरएनए का क्या कार्य होता है, तो आरएनए हम जानते हैं कि हमारा जो आरएनए होता है वो प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करता है। और इसके बाद की वीडियो में आपको डीएनए बनाम आरएनए और डीएनए और आरएनए का अंतर पढ़ाया जाएगा। फिर डीएनए आरएनए पढ़ने के बाद हम लोग जेनेटिक कोडान और डीएनए रेप्लिकेशन और अनुलेखन अनुवादन इन सब प्रक्रिया को पढ़ते हुए आगे चल कर के मानव जीनोम परियोजना तक पढ़ने के बाद ये चैप्टर जल्द से जल्द फिनिश कर देंगे। आप देख रहे होंगे कि चैनल पर अब वीडियोज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी, तो आप भी जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। साथ साथ में इन वीडियोज़ का पूरा लाभ ज़रूर लें, क्योंकि इस समय का जो आपका समय है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है। अर्थात इस समय आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे वही जा कर के आपको रिजल्ट में दिखेगा। क्योंकि आज के 3 महीने बाद आप कितना पढ़ते हो, एग्ज़ाम देने के बाद कितना पढ़ते हो, उस पढ़ने का इस एग्ज़ाम पर कभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फ़र्क तभी पड़ेगा जब आप इस समय पढ़ रहे होंगे। एक बात आपको और बता दें, क्योंकि आपने वीडियो हमारी अंत तक देखी है तो आपने एक कहावत सुन रखी होगी, और वो कहावत थी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और वो बात बिल्कुल गलत है। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ वो बात बिल्कुल गलत है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं, बहुत कुछ करना पड़ता है। आज से आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि कुछ पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। जब बहुत कुछ करोगे तो कुछ तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, पूरा सिलेबस जो 70% सिलेबस आपको मिला है उस 70% का 100% आप तैयार करेंगे तो 95% के ऊपर तो आप नंबर पाए जाएंगे। आपको इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को एंड अप करते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ में इस वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यूँ ही पढ़ते रहिए और ताबड़तोड़ सिर्फ पढ़ते रहिए। थैंक यू।